यहाँ आते आते कई सारे साथी जो साथ थे वे स्वाभाविक रूप से पूछते रहे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ आपका कितना संपर्क आया, कितना साथ में काम किया। और मैंने उन्हें कहा कि मैं जनसंघ के निर्माण के समय से लेकर के और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के आरंभिक 10 साल राजस्थान में हुआ करता था। जीवन के पहले 20 वर्ष मैंने कराची में बिताए। जन्म कराची में हुआ और 47 तक मैं कराची में था। 47 में जब विभाजन हुआ, स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन की त्रासदी देखने को मिली, तब उसके बाद मैं राजस्थान आया और 10 साल राजस्थान में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करता था, इसीलिए पूरा राजस्थान भी देखा। उसी काल में जनसंघ का निर्माण हुआ और उसी काल में समय समय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलने का अवसर भी मिला, लेकिन वो भी केवल मात्र 51 में अगर भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो 51 से लेकर के और 53 तक ही रहे, अर्थात कि केवल मात्र 2-2.5 साल। भारतीय जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भी उसी काल में हुआ था और इसलिए मुझे स्मरण है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिभा, उनकी योग्यता, उनकी वक्तृत्व कला, और वो वक्तृत्व कला उनकी जो थी वो प्रमुख रूप से तो अंग्रेजी में थी या बंगला में थी। मैं पत्रकार के नाते कभी कभी अगर संसद में जाता था तो अगर डॉक्टर मुखर्जी बोलने वाले हैं ये अगर सूचना ही मिलती थी लोगों को तो पूरा सदन, सांसद सब ठसाठस वो भरे रहते थे सुनने के लिए कि डॉक्टर मुखर्जी क्या बोलते हैं। और उस पहली लोकसभा में जितना मैंने पत्रकार के रूप में देखा, मैं हमेशा कहा करता था कि संसद के जो सबसे उत्कृष्ट वक्ता थे, 2 अगर मैं किसी का नाम लूं तो उस पहली लोकसभा में वो दोनों मुखर्जी थे। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के और एक सीपीआई के हिरेन मुखर्जी, दोनों बहुत उत्कृष्ट वक्ता थे। बहुत यहाँ तक कि मैं कभी कभी स्मरण करता हूँ कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जब स्वर्गवास हुआ, कई वर्ष बाद की बात है, तो रामलीला मैदान में जो बहुत बड़ी सभा हुई उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो उसमें हिंदी में तो स्वाभाविक रूप से सबसे उत्कृष्ट जिन्होंने बहुत ही तेजस्वी उस दिन पंडित जी के बारे में विचार व्यक्त किए थे वो तो वाजपेयी जी थे, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो शायद सबसे अच्छे वक्ता उस दिन जिनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और वो पंडित दीनदयाल जी के बारे में बोलते हुए तो वो हिरेन मुखर्जी थे। आश्चर्य की बात है, लेकिन उनके अंदर वो उदारता थी कि वो दूसरे विचारधारा का भी व्यक्ति अगर श्रेष्ठ है तो उसके बारे में इस प्रकार की बात कह सके। मैं आपको बता रहा था कि कानपुर में पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय जनसंघ का। मैं राजस्थान से एक प्रतिनिधि के रूप में गया था। उन दिनों में थोड़े से लोग थे हम, और उन थोड़े से लोगों में राजस्थान से गए हुए मेरे साथ भैरव सिंह शेखावत भी थे उस कानपुर के अधिवेशन में। और उसी कानपुर के अधिवेशन में
आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि डॉक्टर मुखर्जी अपने साथ उड़ीसा के गणतंत्र परिषद के कई लोगों को साथ लाए थे, केवल प्रतिनिधि के रूप में कि भाई आप चलो हमारा जनसंघ का अधिवेशन देखो, पहला पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है, देश भर के लोग आएंगे, आप चलिए। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बात का एहसास उस एक कदम से हमको मिला कि इस व्यक्ति की कितनी दूरदृष्टि है। उनको लगता है कि हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो ये स्थिति अच्छी नहीं है कि पूरे के पूरे देश पर सभी प्रदेशों में और कांग्रेस पार्टी छाई रहे। अगर ये होगा, ये हेगेमनी होगी, एकाधिकार होगा कांग्रेस पार्टी का, तो देश में लोकतंत्र विकसित नहीं होगा। इसीलिए अब हम अपनी नई एक पार्टी शुरू कर रहे हैं, जनसंघ शुरू किया है, 51 में शुरुआत हुई थी। तो उस 51 में आरंभ की हुई पार्टी, वह देश भर में कितना समय लगेगा फैलने में और कितनी ताकत होगी, इसीलिए हमको और पार्टियों से भी अपने को जोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कल्पना पहली बार हमको तब समझ में आई कि अगर कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार तोड़ना है तो अन्य कांग्रेस विरोधी दलों से भी मित्रता करने का क्रम शुरू होना चाहिए। ये इतनी आरंभ की बात है और इसका संदर्भ आज की परिस्थिति में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर के पूर्ण विलीनीकरण के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। आज चर्चा उसकी कर रहे हैं, उनके बलिदान दिवस की। और वो बलिदान क्यों हुआ? क्योंकि उनका संघर्ष जो पहला पहला शुरू हुआ वो इस बात के लिए हुआ कि हिंदुस्तान में तो इतने सारे रजवाड़े थे, 500 रजवाड़े थे, सब के सब पूरी तरह से भारत में विलीन हो गए। ये क्या विडंबना है कि एक जम्मू कश्मीर का प्रदेश, जम्मू कश्मीर का राज्य, वह सीमित मात्रा में ही भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और कानपुर अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, सबसे महत्वपूर्ण जो नारा देश को दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, वह यह था कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अब यह दृष्टिकोण है, कोई साधारण नहीं है। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की जानकारी न भी हो कि डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर जो जीवन भर कांग्रेस के आलोचक रहे, कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं थे, ये दोनों पंडित नेहरू के पहले पहले मंत्रिमंडल में कैसे आए और पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में इतना प्रमुख स्थान उनको कैसे मिला कि एक तो कानून मंत्री ही नहीं, लेकिन कानून मंत्री के साथ साथ वे जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन नियुक्त किए गए। उनको भी स्वयं को आश्चर्य हुआ। और डॉक्टर मुखर्जी को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मंत्री बनाया गया। साधारणतः उनकी नॉर्मल जो, जिसको हम अगर विशेषता समझें तो वो तो शिक्षाविद थे, शिक्षा का क्षेत्र होता, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का उस नई सरकार में महत्व था। ये सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बड़ी बड़ी बनी हैं और जो जिन्होंने कईयों ने नाम भी कमाया है, वो सब डॉक्टर मुखर्जी की देन है भारत के लिए। लेकिन महत्व की बात यह है कि मेरी जानकारी में गांधी जी से जब मिले थे पंडित नेहरू मंत्रिमंडल बनाने से पहले, तो उन्होंने उनको कहा था कि मुझे लगता है कि तुम स्वाभाविक रूप से
कांग्रेस के लोगों से परिचित हो तो तुम्हारे सारे मंत्रिमंडल में अधिकांश स्वाभाविक रूप से तुम्हारे परिचित कांग्रेस जन होंगे। लेकिन मैं दो नामों का तुम्हारे सामने सुझाव दे रहा हूं जो कि वैसे आलोचक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जिनको अगर मंत्रिमंडल में लिया जाएगा तो तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी कुछ सरकार का बनेगा और साथ साथ उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा जो है वो संविधान के निर्माण में और नई सरकार के काम में भी सहायक होगी। इस कारण मैं नाम सुझा रहा हूं और उन्होंने ये दोनों नाम सुझाए, एक डॉक्टर अंबेडकर का और एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और दोनों को उन्होंने समाविष्ट किया महत्वपूर्ण काम देकर के। डॉक्टर अंबेडकर का ने तो लिखा है कहीं, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे ये जवाबदारी दी गई। बहुत तीखी आलोचना करते थे, बहुत तीखी। उनके कोई भाषण पढ़े कांग्रेस के बारे में जो उन्होंने कहे हैं, और कांग्रेस तो छोड़िए, लेकिन जिन्होंने ये सुझाव दिया उन गांधी जी के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा है बहुत तीखा लिखा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वभाव में नहीं था तीखापन, लेकिन आलोचक थे, और आलोचक होने के कारण ही जब बाद में जैसे ही संविधान बन करके पूरा हुआ, यह 1949 में लगभग हुआ, चाहे तय ये हुआ कि 50 की 26 जनवरी को उसको फॉर्मली घोषित किया जाएगा, लेकिन लगभग उसी समय तय हो गया कि पहला आम चुनाव हम 52 में करेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो लगभग तय हो गया कि 52 में पहला आम चुनाव होगा, और इसीलिए उन्हीं दिनों में ये चर्चा चल रही थी कि भाई एक नई पार्टी बने तो अच्छा होगा। हम में से बहुत सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, हमें बहुत सारे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी जुड़े रहे हुए होंगे। मैं स्वयं 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, और 42 से लेकर के और 47 तक ये 6 साल मैं कराची में था। और उस काल में कभी कभी हम संघ में भी इसकी चर्चा करते थे कि हम लोग राजनीति में सक्रिय क्यों हैं। तो एक वाक्य था जो डॉक्टर हेडगेवार ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे, उन्होंने कहा कि a slave country can have no politics। एक गुलाम देश, उसकी क्या राजनीति होगी? राजनीति तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आएगी, उसके बाद राजनीति में दिलचस्पी कोई ले तो लेना चाहे तो ले। और इसीलिए स्वाभाविक है कि जनसंघ के निर्माण की चर्चा भी कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 47 के बाद शुरू। और उस काल में मैंने आपको बताया ना कि मैं राजस्थान में था, तो वहां कभी कभी सूचना मिलती थी, पता लगता था, और मुझे तब वहीं पर एक अनुभव आया जिसका मैं उल्लेख कई बार करता हूं कि हिंदुस्तान भर में जितने सारे जनसंघ के लोग लोकसभा के लिए चुने गए, वो कितने चुने गए? पहली लोकसभा में 3।